Hello, guys. This is me again with another lecture of physical quantities and units. Guys, if you're watching this, हम लोग ये 2026 के एग्जाम मई जून के लिए जो है ए लेवल्स फिजिक्स एएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए जिनमें हम लोगों ने कंप्लीट बात कर ली है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। आई गेस 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। सेकंड लेक्चर्स में जो है फिजिकल क्वांटिटीज की डिटेल में बात की थी, उसके पासवर्ड्स किए थे जिसमें बेस यूनिट्स वगैरह निकाले थे। थर्ड लेक्चर जो था हमारा उसमें हम लोगों ने होमोजेनिटी और जो है प्रीफिक्सेस वगैरह को कंप्लीट किया था। आज की जो हमारी लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। पूरी की पूरी ए लेवल्स का हर लेक्चर ही ज़रूरी है, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद स्केलर एंड वेक्टर। कैरी ऑन। ऑलराइट, ए लेवल फिजिक्स स्केलर एंड वेक्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है? अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड विल बी गिविंग सम एग्जांपल्स that are included in the syllabus. You will be adding and subtracting the coplanar vectors. इनकी basics सीखेंगे, questions सीखेंगे, and then represent a vector as a perpendicular components. और इन तीनों चीज़ों को देख के फिर इनके बाद इनके सवालात पे मूव करेंगे। सबसे पहले क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज? वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, दे आर स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट जस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट एंड दे हैव नो डायरेक्शन, दैट्स स्केलर क्वांटिटी। Whereas वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, ये बातें हम लोग ओ लेवल्स और आईजीसीएसएस में करते हुए आ रहे हैं। तो याद रखिएगा जो भी फील्ड्स हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज दे हैव सर्टेन डायरेक्शंस। चार्जेस के अराउंड हम लोग डायरेक्शंस एरोस से रिप्रेजेंट किया करते थे, नेगेटिव और पॉजिटिव पे। तो ये सब जो क्वांटिटीज जो हमारी फील्ड्स होती हैं, सिंस दे हैव देयर ओन डायरेक्शन, इसीलिए इनको वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। अब कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, जैसे मास, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी हैव गॉट स्पीड, दैट्स स्केलर, वी हैव गॉट एक्सेलरेशन, दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स अगेन वेक्टर, मोमेंटम अगेन वेक्टर, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड power, pressure and temperature are also scalar quantities, they do not have any direction involved. तो यहाँ पे दो बातें वैसे ही ऐड कर रहा हूँ कि when two vector quantities are multiplied they give us a scalar quantity, या फिर अगर two vector quantities are divided they again give us a scalar quantity। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं कुछ बेसिक रिजल्टेंट की वर्किंग पे आ रहा हूँ। यू हैव गिवन अ क्वेश्चन ओवर हियर कि ये बोलता है कि हमारे पास एक वेक्टर A है एंड देयर इज अ वेक्टर B and given that C is the resultant of A plus B and you have to find C। तो आप ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल A वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है जी, एंड यू कॉपी दिस वेक्टर सेम डायरेक्शन का। चाहे तो उसी डायग्राम पे कर लेते हैं, मैं अभी सिर्फ समझाने के एतबार से बात कर रहा हूं, तो मैं इसलिए जो है इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ आए। दिस इज माई A वेक्टर, सिमिलरली दिस इज माई वेक्टर B, सेम वेक्टर B को मैंने यहां से यहां ले आया। वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ज्वाइन द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये इस वेक्टर की टेल है, ये इस वेक्टर का हेड है, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। आपने पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना होता है और इस तरीके से हमेशा इसको बोला जाता है हेड टू टेल रूल। यू हैव टू ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर एंड वंस दैट इज डन, आप पहले वेक्टर की टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड तक एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज ऑलवेज योर रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज द वेक्टर आज जिसको हम लोग C बोलेंगे क्योंकि दैट्स द रिजल्टेंट, उसका नाम C है। तो ये बहुत बेसिक सी एक डायग्राम हो गई। क्या बोलता है? गिवन दैट D इज द रिजल्टेंट ऑफ A माइनस B। अगेन आपके पास वेक्टर A है, आप उस वेक्टर को ले आते हैं नीचे, ठीक है जी। अब A माइनस B, माइनस B का मतलब है कि माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन।
a minus b को we can write it like this, that a plus minus b which will be equal to d. तो if we have got a vector of b that is this, अगर मेरे पास एक b का वेक्टर था जो कि इस तरीके से था, तो इफ आई नीड अ माइनस बी ना, तो उसमें और कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट मैंने इस एरो की डायरेक्शन को फ्लिप कर लेना है एंड दिस विल बी माय माइनस बी वेक्टर। और मैं इस वेक्टर को उठा के हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, पहले वेक्टर की टेल ये थी, इसका हेड ये था, इसका टेल ये थी और इसका हेड ये था। तो पहले वेक्टर के हेड को जॉइनिंग वेक्टर की टेल से जोड़ दिया एंड देन पहले वेक्टर की टेल से दूसरे के हेड तक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। दिस इज माय रिजल्टेंट, ऑल्सो नोन एज डी इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये हमारे पास बेसिक दो एग्जांपल्स स्केलर वेक्टर की हो गई। मूविंग ऑन, क्या बोल रहा है? अ शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ। एक शिप है जो नॉर्थ पे ट्रेवल कर रही है at a speed of 12 kilometers per hour. Relative to the water, there is a current in the water flowing at 4 kilometers per hour in a east direction. Determine a resultant velocity with the scale diagram and with the calculation. ये हम लोग अपने IGCSEs और प्रीवियस ओ लेवल्स में, अगर कोई पियर्सन से, उसमें भी शायद, हाँ पियर्सन में भी है, करके आ रहे हैं स्केल डायग्राम को। हम लोगों ने ये बात सीखी थी कि वी मेक अ की, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर represents 2 kilometers per hour, and then what we do, we use scale. I have a technology, so I'll use that. आप एक स्केल लेंगे, 6 सेंटीमीटर्स की लाइन बनाएंगे ड्यू नॉर्थ, and this will be the direction where the ship is traveling, and this vector represents 12 kilometers per hour and the water is traveling at 4 kilometers per hour due east. So मैं इसी वेक्टर के सामने, क्योंकि मैं हेड टू टेल रूल यूज करूंगा, मैं इसी वेक्टर के सामने स्ट्रेट 2 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दूंगा लाइक दिस। Since 1 centimeter represents 2 kilometers per hour, that means this line is supposed to be 6 centimeters and the line at the top is supposed to be 2 centimeters, which is going to represent 4 kilometers per hour and in the east direction. I am using the head to tail rule. Now, same phenomena, मैंने क्या कहा कि मैं पहले की टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी अ रिजल्टेंट वेक्टर। इसको स्केल डायग्राम से कैसे करते हैं? यू आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन। आप इस लाइन की लेंथ निकालेंगे एज परफेक्टली एज पॉसिबल। टेक्नोलॉजी का थोड़ा यहाँ पे लॉस भी हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 and 6.4, so 6.4 centimeters what I am getting, which is going to be equal to in kilometers per hour 12.8 kilometers per hour. So my resultant is 12.8 kilometers per hour in this particular direction. ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट हो गया। अच्छा, अब अगर वो बोलता है ये एंगल निकालने का, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट लिखते हैं जब हम लोग, तो हम एक तो रिजल्टेंट वेलोसिटी देते हैं एंड देन हम देते हैं कि कितने डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट टर्न हो गई। तो इस एंगल को निकालने के लिए वी कैन यूज दोस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम लोगों ने साइन थीटा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज पढ़ा था, कॉस थीटा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज पढ़ा था, और टेन थीटा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट पढ़ा था। लेट्स सपोज वो बोल देता एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो आप ये वैल्यू निकालते, एंगल विद द वर्टिकल ये निकालते, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है तो बेयरिंग हमेशा इस तरीके से दी जाती है, तो क्लॉकवाइज स्ट्रेट, तो मैं इसका एंगल भी आप लोगों के लिए निकाल देता हूँ, और वो एंगल इस तरीके से निकलेगा कि हमारे पास, अगर मैं 10 यूज कर लेता हूँ, 10 थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट दैट्स 4,
Adjacent, that's 12. So angle is going to be tan inverse of 4 over 12, that's 1 over 3. So shift tan 1 over 3, I'll get the angle as 18.4 degrees. So its velocity would be, my way of writing it down is 12.8 kilometers per hour at 18.4 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट। ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा, फॉर कैलकुलेशन अगर मैं बात करूं तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड, जो मेरा पर्सनल मेथड है, मैं हमेशा बोलता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज किया करो गाइस। कभी भी ये स्केल डायग्राम का चक्कर अगर बोले नहीं ना, तब तक कोई जरूरत ही नहीं है इस गेम की। टाइम बहुत कम है यार, 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है, यू हैव टू कंप्लीट दैट। क्या ये खेलते रहोगे लाइनों से? आसान करो जिंदगी। हाइपोटेन्यूज निकालना है, 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किया आपने, डायरेक्टली वैल्यूज डाली। रूट ऑफ 12 स्क्वायर दैट्स 144, रूट ऑफ 144 प्लस 16 दैट्स 12.7, and the value of h is 12.7, which is very close to my resultant. तो अगेन स्केल डायग्राम में 19-20 हो सकता है। दूसरा, मैं वैसे भी वो वाला स्केल यूज कर रहा था टेक्नोलॉजिकल, उसमें लाइन में भी एक आध मुझे लग रहा था 0.1 का इशू आ सकता है। खैर, तो ये एक बहुत बेहतर तरीका है कि आप जो है रिजल्टेंट निकाल लें। यू हैव गॉट दिस, यू हैव गॉट दिस, यू जस्ट नीड द हाइपोटेन्यूज, दैट्स प्रीटी सिंपल। तो ये कुछ बेसिक मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को करवा दी। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे स्पेसिंग बिटवीन द टू एटम्स है, इनकी लेंथ मांग रहा है। ठीक है, ये वही सवाल है। इसको पिकोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। पिको वी ऑल नो 10 टू द पावर ऑफ -12 होता है। ठीक है, पिको इज 10 टू द पावर ऑफ -12, तो 3.8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -10 है। अगर मैं इसको 10 टू द पावर ऑफ -12 करना चाहूंगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 380 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -12। और सिंस इसने यहाँ पे पिको लिखा हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस डाउन, डेफिनेटली देयर इज नो नीड, लिखेगा भी नहीं, तो ये इस पिकोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, दो आगे लेके जाना है, क्योंकि नेगेटिव पावर बढ़ा रहे हैं, तो वी मूव इट टू द राइट हैंड साइड द पॉइंट। वह बेसिक है। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ वन डे इन मेगा सेकेंड्स। One day you have got 24 hours, you have got 60 minutes, you have got 60 seconds. 24 times 60 times 60, you get the seconds as 86400. And since you need it in mega, 10 की पावर 6 में चाहिए आपको, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, 0.0864 मेगा सेकेंड्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। योर आंसर शुड नॉट बी मोर देन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्रेफर्ड है 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देने होते हैं। ठीक है, एएस में आंसर्स 2 सिग्निफिकेंट में ही देने होते हैं। अच्छा, the distance from the earth to the sun is 0.15 terameters. टेरा 10 to the power of 12 होती है। ठीक है, मैं एक बार फिर भी कंफर्म करूंगा इसको। इंसान है यार, टेरा 10 की पावर 12 होती है। ठीक है, बिल्कुल जरूरी, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। 0.15 टेरामीटर्स, तो 0.15 टाइम्स 10 to the power of 12, दैट्स द डिस्टेंस। स्पीड हमारे पास, मैं स्पीड का फॉर्मूला यूज करूंगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हमारे पास डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है, देन अगेन उसकी कन्वर्जन बाद में करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 होती है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8। लेट मी जस्ट राइट इट अ लिटिल नीटली। is equals to distance is 0.15 times 10 to the power of 12, and then time हमें निकालना है, तो that will be 0.15 times 10 to the power of 12 divided by 3 times 10 to the power of 8। मुझे वैसे इसका आंसर याद है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 500 सेकंड में ही पहुंचती है, इट्स अ फिक्स वैल्यू। ठीक है, 500 सेकंड्स आ गई वैल्यू। ठीक है, अब मुझे टाइम मिनट्स में देना है, तो आई विल जस्ट डिवाइड बाय 60 एंड आई विल गेट 8.33 मिनट्स। यस, 8.33 मिनट्स, दैट्स गोइंग टू बी योर distance। Again, moving on, underline all the vector quantities in the list. Let's underline them. I've got vector quantities. Momentum is a vector quantity. I've got weight. These are the two vector quantities जो हमारे पास हैं। Work is not vector, distance is not vector, energy is not vector. आगे बढ़ते हैं। The velocity vector diagram for an aircraft heading due north is shown to scale on figure 1.1. There's a wind blowing from the northwest. The speed of the wind is 36 meters per second. So this wind has a speed of 36 meters per second. And the aircraft has a speed of 250 meters per second. And draw an arrow to show the resultant. And then you are required to get the resultant. Very good.
अच्छा, वन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मेक, वो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं और मेरी ज़ात पे एहसान करते हैं और टीचर्स की ज़ात पे एहसान करते हैं और बोलते हैं ये रिजल्टेंट है। इट इज स्टूपिड है, ठीक है। अभी आपको एक बात मैंने बहुत क्लियरली बताई कि यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल। यहाँ तो दोनों हेड आ रहे हैं, ठीक है। दीज टू हेड्स आर किसिंग ईच अदर, दैट्स नॉट द केस। ये इसमें सही आंसर नहीं निकलेगा। तो मैं इस वेक्टर को, जो हमारा ये वाला वेक्टर था, इस वेक्टर को आई मूव ओवर हेयर, ठीक है। पेपर में यही करना है एग्जैक्टली। एंड देन मैं यहां से यहां तक इसका रिजल्टेंट मार्क कर दूंगा। फॉर सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम इसको उठा के यहां नहीं लग सकते, तब भी तो हेड टू टेल ही है। सेम बात है बेटा, लेट मी डू इट एज वेल, ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगर मैं इस वेक्टर को उठा के इधर शिफ्ट करता हूं, उसके बाद भी हमारा रिजल्टेंट यही रहेगा। एंड बिलीव मी गाइस, दिस एंड दिस आर गोइंग टू बी पैरेलल एंड सेम साइज, क्योंकि अब वो मेरी डायग्राम थोड़ी छोटी है, बट अगेन अगर मैं इसको इस डायग्राम पे उठा के यहां लगाता तो ये दोनों पैरेलल और सेम बनते। तो आप किसी भी हेड को किसी भी टेल से मिलाएंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा आंसर सेम आएगा। नाउ since you are required to calculate the resultant velocity over here, तो ये resultant velocity है। हमारे पास ये एंगल 45 था, दिस एंगल इज डेफिनेटली 90, तो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी 45, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं आपकी आसानी के लिए। रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से है। यू हैव गॉट दिस लेंथ एज 250, you have got this angle as 45, you have got this angle as 36। आपको ये वाली लेंथ रिजल्टेंट की निकालनी है। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यूजिंग द कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल क्या है? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स बी टाइम्स सी कॉस ऑफ थीटा। जहां पे जो ए है वो हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है। जिस एंगल को आप यूज कर रहे हो उसके सामने वाली साइड हमेशा ए होती है, जो इस केस में रिजल्टेंट है। बी आप कोई भी ले सकते हो 250 स्क्वायर, सी आप कोई भी ले सकते हो 36 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 250 टाइम्स 36 कॉस ऑफ 45। इस पूरी चीज को मैं एज इट इज कैलकुलेटर में प्लग इन कर रहा हूं। 250 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 250 टाइम्स 36 कॉस ऑफ 45। आपके पास रूट लेने के बाद रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही होगी 225.9। एंड इस बात को याद रखिएगा कि आपने आंसर्स को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। दैट मीन्स इस आंसर को आप थोड़ा सा जो है राउंड ऑफ करेंगे एंड यू विल बी गिविंग योर आंसर एज 230 मीटर्स पर सेकेंड। इट्स अलाउड, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे ही आंसर दिया जाता है। ऑन दैट नोट हम लोग एक रूल याद करते हैं, साइन रूल का, जो हम लोग सारे स्केलिंग ट्राइंगल्स के अंदर यूज किया करते थे। इसका बहुत यूज है। जो भी एंगल हो उसके ऑपोजिट वाली साइड एंगल इन साइन ए, ऑपोजिट साइड इन द डिनोमिनेटर। और अभी हम लोगों ने कोसाइन रूल का जिक्र किया, पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र किया और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जिक्र किया। इनका, इन सब 5-6 चीजों का बहुत यूज है इस चैप्टर में। अब हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। अच्छा, जब हम बात करते हैं गाइस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि इसका लिंक आगे आने वाले हर चैप्टर के साथ है। और इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर चंद ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, जो आई गेस आपको बहुत हेल्प करेंगी। दे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बगैर मेरे ख्याल से एएस कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर जगह वेक्टर्स रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है।
प्रोजेक्टाइल में, काइनेमेटिक्स में, डायनामिक्स में, मूवमेंट्स में, हर जगह पे। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये कहता हूं कि समथिंग इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 50 meters per second, फॉर एग्जाम्पल, एंड इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 49 degrees विद द हॉरिजॉन्टल। तो जब एक चीज यूं जाती है तो इसकी स्पीड के दो काम है। एक काम है इसको ऊपर लेके जाना और दूसरा काम है इसको आगे लेके जाना, जो एक वेक्टर कहलाता है y का वेक्टर और एक वेक्टर कहलाता है x का वेक्टर। और इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करना हमारा काम होता है। फिर इससे रिलेटेड हम रिजल्टेंट वगैरह बहुत सारे काम करते हैं जो हम लोग अभी अभी डिस्कस करेंगे 2 सेकंड के अंदर अंदर। सबसे पहले तो मैं इसको छुपा देता हूं ताकि आप लोग इसको पहले समझें कि काम है क्या। इस क्वेश्चन में इसमें हमारे पास एक दो वेक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वेक्टर की, रेड से। ये कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि वर्टिकल लाइन है। ये आपके पास है वर्टिकल कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को निकालने के लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और मैंने निकालना क्या है, ऑपोजिट निकालना है। तो बचपन पे चले आते हैं, सो का टूआ पे चले आते हैं। तो याद करें इस बात को कि आप लोगों ने साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज पढ़ा था। तो हम लोगों ने ऑपोजिट निकालना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। मैं क्या करूंगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट और हाइपोटेन्यूज इज 50। तो आ जाएगा 50 साइन 49 वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन का होता है। याद रखिएगा, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट, एंगल के सामने वाला, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होना जरूरी नहीं है, एंगल के ऑपोजिट होना जरूरी है। वो हमेशा साइन का कंपोनेंट होता है। हाइपोटेन्यूज साइन एंगल, हाइपोटेन्यूज साइन एंगल, यही मेथड। क्या मेथड है, हाइपोटेन्यूज साइन और फिर एंगल, ये हमेशा एंगल के सामने वाला। आपको मैंने प्रूफ भी कर दी। अब अगर मैं बात करता हूं, ब्लू से देखिएगा, ग्रीन से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, हाइपोटेन्यूज गिवन है, मुझे एडजेसेंट निकालना है। मैं cos थीटा यूज करूंगा। एडजेसेंट दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज 50। तो 50 cos एंगल की वैल्यू 49 थी, इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो 50 cos 49 हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो एंगल के साथ वाला होता है, एंगल के साथ वाला, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस का होता है, हमेशा कॉस थीटा का होगा। और उसका भी अगेन हाइपोटेन्यूज कॉस एंगल का तरीकेकार है। ठीक है, समझ लो, कॉन्सेप्चुअली समझ लो चीजों को, तो बहुत समझ आ जाएगी कि किस तरीके से निकालना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत रिजॉल्व करने हैं आप लोगों ने आगे कंपोनेंट्स। मूविंग ऑन, एक इसका बहुत ही भयानक सवाल देखते हैं। ठीक है, भयानक किस्म का सवाल देखते हैं। सवाल क्या है सर, सवाल ये है, और सवाल को रीड भी कर लेते हैं। मैंने इधर इसलिए लाया क्योंकि मैं इसकी थोड़ी ज्यादा वर्किंग करूंगा आपको समझाने के लिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इन द गिवन डायग्राम, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एज वेल। ठीक है, एक रिजल्टेंट निकालना है और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल निकालना है। इसकी स्पेस नहीं है, ये आप लोगों को नोटबुक्स में करना पड़ेगा, मेरी बुक में इसको करने की स्पेस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जब आप लोगों ने एक तो रिजल्टेंट निकालना है, तो आप सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल की। वर्टिकल में मेरे पास, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं,
एक तो ये वर्टिकल की फोर्स है जो कि 80 न्यूटन की है, सामने सामने नजर आ रही है 80 न्यूटन। एक ये 120 न्यूटन की फोर्स है जो ऊपर की तरफ एंगल पे जा रही है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो भी ऊपर ही लेके जा रहा होगा। एक फोर्स है 60 न्यूटन की जो पीछे की तरफ नीचे आ रही है, इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो इसको वर्टिकली मूव करवाना चाहता होगा। ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पास तीन वर्टिकल कंपोनेंट है, एक ये एक ये 60 न्यूटन वाला और एक ये 120 न्यूटन वाला। सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं जो हमारे पास ये 80 न्यूटन वाला है। ये ऊपर जा रहा है, मैंने इसको पॉजिटिव लिखा है। अब इस कंपोनेंट की बात करते हैं। ये कंपोनेंट एंगल के सामने वाला है तो ये होगा 120 साइन 10। आपके लिए इसको मैं बना भी देता हूं। ये एक ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज है, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, एंगल गिरा दिया हुआ है। साइन ऑफ 10 इज इक्वल्स टू, सो ऑपोजिट दैट्स द वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज 120 मल्टीप्लाई हो गया। 120 साइन 10 हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। ये मैंने यहां लिख दिया, इसकी वैल्यू भी निकाल के लिख सकते हो, मैंने फिलहाल ऐसे ही लिख दिया, मैं कैलकुलेटर में कर लूंगा। थर्ड ये कंपोनेंट है, डाउनवर्ड जा रहा है। ये क्या है, 60 साइन 40 है? नहीं है साइन 40 भाई, ये एंगल के साथ वाला है। तो ये एक्चुअल कंपोनेंट जो होगा -60 cos 40 है। माइनस क्यों? क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, वेक्टर है, डायरेक्शन नीचे है तो नेगेटिव साइन आएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल निकालना है मेरे पास, एडजेसेंट निकालना है मुझे, बेसिकली हाइपोटेन्यूज गिवन है इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो अगर इसको देखें आप तो आप इस बात को एग्री करेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज बेसिकली द वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज 60। तो 60 cos 40 यहां पे आ रही है वैल्यू, मैंने यहां पे लिख दी। तो वर्टिकल का जो रिजल्टेंट है 80 प्लस 120 साइन 10 -60 cos 40 की वैल्यू जो मेरे पास बैठती है दैट इज 54.8। सिंस पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है। जो वर्टिकल की डायग्राम है मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी है 54.8। अब मैं सेम बात, अच्छा मैं खुद थोड़ा सा आराम आराम से सब स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आए। अब मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल की दुनिया की। सर ये हॉरिजॉन्टल की दुनिया में नहीं है, हॉरिजॉन्टल की दुनिया में ग्रीन से बना रहा हूं। हमारे पास एक यहां पे 150 न्यूटन की फोर्स है जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लेफ्ट पे जा रही है। आई विल हैव अ कंपोनेंट ऑफ दिस 120 न्यूटन जो इसको राइट पे लेके जा रहा होगा इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक ये 60 न्यूटन वाले का कंपोनेंट होगा जो इसको लेफ्ट पे लेके जा रहा होगा। लेफ्ट की फोर्सेस मुझे ज्यादा लग रही हैं तभी मैं लेफ्ट वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपने जो ऊपर डायग्राम बनानी है वो पॉजिटिव ही बनानी है, लाजमी सी बात है। जो बड़ा होगा बड़ा माइनस छोटा करना है। अब बड़ा लेफ्ट पे है तो एरो की डायरेक्शन जो रिजल्टेंट की है वो लेफ्ट पे है, अगर बड़ा राइट पे है तो रिजल्टेंट की एरो की डायरेक्शन राइट पे है। तो 150 प्लस, अब ये एंगल के सामने वाला है तो ये हो जाएगा 60 साइन 40। ये एंगल के साथ वाला है तो ये हो जाएगा 120 cos 10, बट दिस वुड बी माइनस क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप लोगों के लिए इसको सॉल्व भी करूंगा। ये ट्राइंगल बनता है, मेरे पास है, इस वाले की बात कर रहा हूं सबसे पहले। साइन थीटा साइन 40 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट दैट इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज 60 मल्टीप्लाई हो गया, 60 साइन 40 आ गया। उधर भी देख लें जो हमारे पास ट्राइंगल है उसमें cos theta is equals to adjacent that is the horizontal component, as hypotenuse is 120 तो 120 cos angle is 10, वो राइट पे। अब ये दोनों लेफ्ट पे थे, मैंने इनको पॉजिटिव लिया है, जो राइट वाला है उसको नेगेटिव लिया है। अब बच्चे बोलते सर लेफ्ट नेगेटिव ले लें, लेफ्ट नेगेटिव लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब वो एरो की डायरेक्शन लेफ्ट है तो वो आप बनाओगे लिखोगे पॉजिटिव ही, उसको नेगेटिव तो नहीं लिख सकते ना, यूं लिख के माइनस तो नहीं लिख सकते, प्रैक्टिकल नहीं है वो, यूं ही बनेगा। तो बड़ा वाला पॉजिटिव लो, छोटा वाला नेगेटिव लो, यही तरीका है। पूरी चीज एज इट इज कैलकुलेटर में डालना, 150 प्लस 60 साइन 40। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन डिग्रीज। बहुत गलती करते बच्चे डिग्री और रेडियन वाली कहानी में।
आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट फॉर मी आई गेस इज 70.39, 130 150 प्लस साइन 120 cos 10, 60 sin theta. I'm getting the value of 70.4 जो यहाँ पे लेफ्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 70.4 ये वैल्यू आ रही है। अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है डेफिनेटली। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ हेड टू टेल से, और ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये इसका रिजल्टेंट है, और पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70.4 स्क्वायर प्लस 54.8 का स्क्वायर। विल रूट द थिंग्स। आफ्टर रूटिंग वूटिंग एवरीथिंग हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आ रही है दैट इज 89.2, जो रिजल्टेंट की वैल्यू है 89.2। एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज दिस एंगल। सवाल में एंगल विद द हॉरिजॉन्टल भी निकालना था, तो लास्ट वर्किंग जो है इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंगल विद हॉरिजॉन्टल की जो वर्किंग है वो इस तरीके से है कि हमारे पास कोई भी यूज कर सकते हो, मैं tan थीटा यूज कर लेता हूं। tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट विल बी 54.8 divided by 70.4, and I'll just tan inverse that 54.8 divided by 70.4. This will be equal to 37.9 degrees. तो ये आपके पास एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और इसकी वर्किंग आ गई। बहुत ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट, इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। ये 5-6 नंबर का सवाल आ सकता है अलग अलग पार्ट्स में। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, यू ऑल कैन डू दैट नाउ। स्केलर क्वांटिटीज में यूनिट और मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में जो है डायरेक्शन भी होती है। कुछ एग्जांपल्स दे दीजिएगा, मास लेंथ दे दीजिएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे दीजिएगा। एक इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं पार्ट बी की, ठीक है। एंड देन एक कुछ तो हाँ, ये 2-3 एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करते हैं। लेट्स आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस विल कंक्लूड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अच्छा, क्या बोलता है? फिगर 1.1 represents three vectors A, B and C. Draw a sketch diagram in this space to the right of figure 1.1 to represent the vector D as a sum of all three vectors A, B and C. Acha, for this particular question, that's my way to do it. Although this is not a password question, conceptual question. This is the vector A. This is the vector B. मैं A के head से B की tail जोड़ता हूँ, and I would call this vector as the resultant. Definitely you guys will agree कि सर ये resultant vector होगा, ठीक है जी। इस resultant vector को निकालने के बाद मैं इसी resultant vector को एक और जगह ड्रॉ करूंगा, और इस resultant vector के साथ C का vector जो है वो ड्रॉ करूंगा। ये जो वेक्टर है बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स A प्लस B एंड दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स C। तो इन दोनों का जो सम होगा, ये वाला वेक्टर होगा, दिस वुड बी द रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट ये होगा। एंड दैट्स हाउ यू डू इट। पहले दो वेक्टर्स को ऐड कर लें, फिर उसमें थर्ड को ऐड कर दें, एंड देन यू विल इवेंचुअली गेट टू द रिजल्टेंट वेक्टर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये है कि कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अच्छा, फिगर 12 1.2 represents the vector E, ठीक है, एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, and you are required to write down the component in x and y directions. I hope you guys can do it. इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये y डायरेक्शन वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट हाइपोटेन्यूज साइन एंगल का होता है, तो y का एंगल होगा 37 साइन 25, और हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल एंग जो है, ये जो x एंग का जो वेक्टर है, दैट वुड बी 37 cos 25। और यहां पे आपका ये वाला वेक्टर वाला काम भी कंप्लीट होता है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन मैंने कहा था लास्ट करना है, इस पे एग्री, इस पे बात खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस हैं,
सिमिलर टू वन अनदर हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये, अच्छा, द बोट ट्रेवल अक्रॉस अ रिवर इन विच द वाटर इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। द वेलोसिटी वेक्टर फॉर द बोट एंड द रिवर आर शोन, ठीक है। वाटर वेलोसिटी दी हुई है, बोट की वेलोसिटी दी हुई है, दोनों बने में। इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ द वेक्टर ट्राइंगल is 3 and the boat is directed at an angle of 60 degrees, ठीक है, on to the river bank. On figure 1.1 draw a vector triangle or a scale diagram to show the resultant velocity of the boat. अच्छा, वेक्टर ट्राइंगल ही बनाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास एक दिया हुआ था सेम, इस एरो को मैं रीड्रॉ करूंगा, हेड टू टेल रूल से यहाँ पे मिलाऊंगा, पहले के हेड से दूसरे की टेल मिलाई एंड देन पहले की टेल से दूसरे के हेड को जोड़ दिया और बोल दिया कि ये क्या है, रिजल्टेंट है, बात खत्म, ठीक है। ये आ गया, 1-2 नंबर आ गए। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अच्छा जी, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी गाइस। दिस एंगल इज 60 एंड दिस मेक्स एन एंगल जी एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इफ दिस इज 60 दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 60, बेसिक रूल है। ये 3 मीटर्स पर सेकेंड है, दिस इज गोइंग टू बी 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, आई विल जस्ट यूज द कोसाइन रूल, आई एम जस्ट सॉल्विंग इट ओवर हियर। कोसाइन रूल को मैं फिर से लिखता हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। एंड यू नो दैट कि एंगल के सामने वाली साइड यूज करते हैं, एंगल के सामने वाली साइड यूज करते हैं एज एन ए हमारे पास जो है रिजल्टेंट है, तो उसको रिजल्टेंट लिख देता हूं। बी हमारे पास 1.8 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1.8 टाइम्स 3 cos of 60. I'll directly put everything in the calculator. 1.8 square plus 3 square minus 2 times 1.8 times 3.0 cos of 60, and I will be getting the value of resultant, rooting the answer, I'll getting the value of resultant as 2.61 meters per second. तो आपका आंसर जो होगा वो 2.6 हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड, वांट यू गाइस इसको आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। एंड देन ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगा, होपफुली विद द सेम क्वेश्चन हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।